मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के मैथ के पाठ 1 मिस वास्तविक संख्या के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 3 का यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 निश्चित रूप से देख चुके होंगे। आइए अब इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस मेथड का बना चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए इसे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा बराबर r छोटा b। लिखेंगे प्रश्न के अनुसार भाजक लेंगे। भाजक का अक्षर क्या होता है? b बराबर 3 लेने पर b बराबर 3 लेंगे तो r बराबर कितना होगा? अतः r बराबर 0, 1, 2। r बराबर 0, 1, 2 क्यों हुआ? क्योंकि 3 से छोटा ही ना होगा और 0 चाहे 0 होगा और 0 से बड़ा होगा। अब लेंगे अतः जब r 0, 1, 2, 3 है और 3 से हम भाग कर रहे हैं तो a क्या प्राप्त होगा बच्चों? a प्राप्त होगा 3q प्लस 0। हमारा भाजक है तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। दूसरी स्थिति में a प्राप्त होगा या a प्राप्त होगा 3q प्लस 1 प्राप्त होगा। मैंने 3 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमको 3 संख्या प्राप्त होती है। जब कोई भी संख्या हमको प्राप्त दिया गया हो और उसको हम 3 से भाग करेंगे तो यह 3 तरीके से ही स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा। अब कहता है इसको घन करने पर। लिखेंगे अब घन करने पर। घन करने का मतलब क्या होता है? उसको क्यूब करने पर, घन करने पर। क्यूब का मतलब a क्यूब। जैसे a है तो हो जाएगा a क्यूब। a क्यूब हो गया तो यहाँ 3q प्लस 0 है तो 3q प्लस 0 का क्यूब, इसका मतलब 3q का क्यूब। 3q का क्यूब कितना होता है? 3 तियाई 9 तिया 3q का क्यूब का मतलब हुआ 3q गुना 3q गुना 3q। जब 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यूब हो गया। अब कह रहा है कि उसको आप 9 से भाग दीजिए। 9 से भाग दीजिए तो जब इसको 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 तिया 27, 3q का क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9m। यहाँ m बराबर कितना हो गया बच्चों? m बराबर हो गया 3q का क्यूब। कह रहा है कि जिस संख्या को हमने 3 से भाग दिया, माने कोई भी संख्या हो उसको हम लोग 9m के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 9 का चूंकि गुणनखंड 3 होता है, इसलिए 9 से भाग लगने वाली सभी संख्या 3 से भाग लगती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिए हैं। ठीक है, अब इसके अगले संख्या को घन करते हैं। लिखेंगे या अगला a क्यूब। ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। तो 3q प्लस 1 का क्यूब माने a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। या दूसरा इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे तो कह रहा है a क्यूब का मतलब हुआ 3q का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो 3 गुना a है 3q तो 3q का स्क्वायर गुना 1 प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 गुना a है 3q और गुना b है b स्क्वायर है 1 स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए। तो इसको हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27q का क्यूब। इसको हल करेंगे तो 3 तियाई 9
9 तिया 27 और 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 होगा, 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 3 तिया 9, 9 क्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब फिर हम लोग यहाँ से इसको 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे तो यह किस रूप में आता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यह 1 का क्यूब छूट गया, 1 का क्यूब जो छूटा है ना, तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं सबसे बाद में 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 27 क्यू का क्यूब है तो 9 तिया 27, 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा। यह 27 क्यू का स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 क्यू है तो यह हो जाएगा केवल क्यू और प्लस 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 9 m प्लस 1, यहाँ m बराबर कितना है, 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या को हम लोग इतने रूपों में लिख सकते हैं। जब इसका घन करेंगे तो एक रूप हमको यह प्राप्त हुआ, दूसरा रूप हमको यह प्राप्त हुआ। अब तीसरी संख्या को, इसका जो तीसरा रूप है उसको हम लोग घन करके देखते हैं। लिखेंगे या ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी तोड़िए, 3 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 3 क्यू गुना 2 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यूब, इसको यहाँ लिख देंगे प्लस 8, यह हो जाएगा 3 तियाई 9 और 9 तिया 27 और 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 4 9 चौका 36 क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। देखिए इस तरह से प्राप्त होगा। हमारा था 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा दिए, यहाँ पर सूत्र लगा दिए तो 3 क्यू का क्यूब हुआ, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसको हल किए तो यह प्राप्त हुआ। अब यहाँ से रीअरेंज किए मात्र, जब रीअरेंज किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 9m प्लस 9 भी कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए। इसमें से 9 को जब कॉमन लेते हैं तो होता है 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा 9 छक 54, 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चौका 36, 4 क्यू प्लस 8। इसका मतलब हुआ 9m प्लस 8। यहाँ m क्या है, यहाँ m बराबर है बच्चों 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यह यहाँ पर m है। तो देखिए किसी भी संख्या को हम लोग इस 3 रूप में लिख सकते हैं। जब इस 3 रूप में लिख सकते हैं, तीनों को घन किए तो हमको प्राप्त हुआ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 3 रूप प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन की हम लोग का हल हो चुका है। आप इसके नीचे लिखिएगा, जगह कम है तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ घेर के हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अब किताब की भाषा को हम लोग इसमें मिला देंगे। किताब को होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, प्रमाणित। इस तरह बच्चों इसको प्रमाणित कर लेंगे।
तो आपका यह क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आप अपना कंप्लीट कीजिए। अब 1.1 पार्ट में कुछ अन्य क्वेश्चन हैं, जैसे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो क्वेश्चन थे वो सब हम आपको बताए। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अलावा कुछ क्वेश्चन है जिसमें मौसा ज्ञात करना है, वह है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 पर आइए, आप किताब खोल लीजिए उदाहरण 4 और देखिए कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों ज़रा पहले क्लियर कर लीजिए। यह कहता है, यह कॉन्सेप्ट कह रहा है आपको कि जो मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन आए, कोई ऐसा क्वेश्चन कि इस तरह देता है, इस तरह, और कह रहा है कि बताइए कि एक माप का कोई हम लोग कौन सा माप लें कि इसको भी वह पूरा पूरा माप दे और इसको भी पूरा पूरा माप दे। तो इस कंडीशन में ऐसे प्रश्न में हम लोग मौसा निकालते हैं। या ऐसा कहे कि 2 बाल्टी है, 2 बाल्टी में दूध रखा हुआ है, एक ऐसा नापना बताइए, एक ऐसा नापना माने नापने वाला कोई यंत्र बर्तन बताइए कि जो इस बाल्टी के दूध को भी पूरा पूरा नाप दे और इस बाल्टी के दूध को भी पूरा पूरा नाप दे। यही बात यहाँ पर भी कह रहा है। कह रहा है कि 120 गो बर्फी है, फिर 130 गो बर्फी है, ऐसा ही ना है। वह कह रहा है 420 गो बर्फी है और 130 गो बर्फी है। कह रहा है 420 गो बर्फी है और 130 गो बर्फी है, तो उसको किस तरह लगाएं कि वह कम से कम स्थान घेरे और पूरा पूरा उसमें लग जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इसके लिए मौसा निकालेंगे। तो मौसा में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको समझिए। कह रहा है कि मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 120 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। इस क्वेश्चन से पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के स्पष्ट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमको मौसा निकालना है, माने HCF निकालना है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका भाषा लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर दे देंगे, उदाहरण 4 एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज उदाहरण के लिए एक्सरसाइज लिखिए, उदाहरण 1 लिखेंगे काजू के बर्फियों की संख्या। क्वेश्चन की भाषा लिखेंगे इस तरह, काजू के बर्फियों की संख्या बराबर, काजू की बर्फी कितने हैं बच्चों, 420, तो लिख देंगे हम लोग 420। फिर कहता है बादाम के बर्फियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे बादाम के बर्फियों की संख्या बराबर 130। ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से HCF ऑफ 130 420 बराबर, और 130 और 420 का HCF आप क्या कीजिए, रफ कर लीजिए। तो लिखिए रफ में निकालिए 130 और 420, तो कितना मरतबे जाएगा, 13 तिया 39, 3 मरतबे जाएगा, तो हो जाएगा 390। 0 आ गया और 12 में से 9 गया तो 4 आ गया, 40 आ गया। फिर कितना आएगा बच्चों, 130, 40 तिया 120, फिर आ गया 10, फिर आएगा यहाँ 40, तो हो जाएगा 4, तो कट जाएगा। तो ये जो रफ किए इस तरह हम लोग कर देंगे और इसको एक लाइन से इस तरह काट देंगे। अब यहाँ लिखेंगे HCF कितना हुआ बच्चों, 10, तो लिखेंगे अतः, अब क्वेश्चन की भाषा को मिलाएंगे, अतः प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में रखी जाने वाली
बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या बराबर 10। आंसर आपका हो गया उदाहरण नंबर 4। और इस तरह उदाहरण नंबर 4 के आधार पर एक क्वेश्चन भी दिया है बच्चों। क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसको आप लोग बना लीजिएगा उदाहरण 4 को। अब क्वेश्चन 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब कह रहा है, देखिए खूब ध्यान से समझिए बच्चों, यह कह रहा है 32 गो आर्मी बैंड है, बैंड बने बजाने वाला है। आप 26 जनवरी वाला परेड देखे होंगे, उस परेड में देखते हैं ना, आगे आगे बैंड बाजा रहता है, पीछे पीछे आर्मी रहता है, सैल्यूट करता है सब। तो उसमें आप देखे होंगे कि जो लाइन जो बनता है वो एक बराबर लाइन बनना होता है। कह रहा है आर्मी का बैंड का संख्या है 32 गो और आर्मी का संख्या है 616 गो। तो कह रहा है कितना का लाइन बनाया जाए कि उतना लाइन में 32 गो बैंड वाला भी आ जाए और उतना लाइन में 616 गो आर्मी वाला भी आ जाए। तो इसके लिए आप समझ रहे हैं ना कि उतना ही संख्या में यह भी आ जाए, यह भी आ जाए, तो क्या निकालना पड़ेगा, मस। तो अब आइए इसके लिए भाषा लिखते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। भाषा लिखेंगे इसके लिए 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी। तो लिखेंगे सेना के टुकड़ी के सदस्यों की संख्या, सेना के टुकड़ी के सदस्यों की संख्या। इसमें कितने सदस्य हैं बच्चों, 616। अब दूसरा क्वेश्चन की भाषा पढ़िए फिर कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, तो लिखेंगे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर 32। अब लिखेंगे प्रश्न से HCF ऑफ 32 616। प्रश्न से का मतलब हुआ प्रश्न में के भाषा के अनुसार। 32 और 616 का आप मौसा निकालिए। 32 से 616 में भाग देंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, तो 32 एकम 32 जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, अब 5 में से 3 गया तो 29, अब 6 आ जाएगा, 296 हो जाएगा। पहले इस भाग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इस भाग की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 सते 21, 3 अठे 24 और 3 नवा 27, तो 3 नवा 27 हो जाएगा, तो 270 आ जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा। भाग लग जाएगा जी, 9 से भाग लगाइए। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से अब 8 बच गया और यहाँ आ गया 32, 8 चौका 32। देखिए मौसा निकालने का यह प्रक्रिया भी देखिए कैसे भाग करते हैं। फिर इसको एक लाइन से इस तरह काट देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लोग लिख देंगे बराबर 4। अब आंसर लिखना है तो लिखेंगे अतः। अब क्वेश्चन की भाषा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की भाषा में कहता है बच्चों, उन स्तंभों को की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 4। आंसर। इस तरह आपका 1.1 समाप्त होता है। अब हम लोग 1.2 पर चलते हैं। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके और अपना फेयर पूरा कर लीजिए। इस प्रकार हमारा 1.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग 1.2 पर चलते हैं। तो 1.2 आप जानते हैं कि कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हमें उस पाठ के सूत्रों को बहुत ध्यान से समझना होता है।
यदि हम लोग उस पाठ के सूत्र को बढ़िया से बना लेते हैं तो वह पाठ हमको समझने में आसानी हो जाती है। तो आइए इस पाठ के हम लोग सूत्र को समझते हैं। आपको 1.1 जो था वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसक ज्ञात करने का सारा विधि था। 1.2 जो 2 है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। बात समझ गए? अब अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कहा जाए कि 12 का गुणनखंड बताइए, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 12 का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है कि यह किससे किससे भाग लगेगा, 12 किससे किससे भाग लगेगा, इसको कहा जाता है 12 का गुणनखंड। तो 12 भाग लगेगा किससे बच्चों? 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा और 12 से लग जाएगा। तो यह हुआ 12 का गुणनखंड। अब कहता है 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में बताइए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? इसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में बताइए। तो अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में ऐसे हम लोग लिखते हैं 6, 2, 3, 1। तो यह हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3, ये उल्टा लिख दिए, 3 और 1, 2 का पावर 2 गुना 3। तो यह हुआ अभाज्य गुणनखंड और यह हुआ गुणनखंड। तो इन दोनों बातों में आप क्लियर कर लीजिए। पहले छोटी कक्षा में जो हम गुणनखंड पढ़े हैं वह यह वाला गुणनखंड पढ़े, परंतु जो हम यदि कहता है हमको कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है जी। तो जो संख्या के बारे में हमसे कह रहा है उस संख्या को इस तरह हम लोग करके और यह जो निकालते हैं इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। आइए अब अभाज्य गुणनखंड पर हम लोग इस बात को समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से बच्चों हम लोगों को क्या करना है? लौसा और मौसा निकालना सीखना है। तो मौसा, मौसा का मतलब होता है, मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसका इंग्लिश होता है HCF। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों। अब इसका परिभाषा, इसका परिभाषा, अब इसका परिभाषा माने मौसा का परिभाषा। तो मौसा की परिभाषा होती है दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घातों का गुणनफल। दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घातों का गुणनफल मौसा कहलाता है, का गुणनफल मौसा कहलाता है। इसका बाद में एग्जांपल देके क्लियर करेंगे। यह मौसा के बारे में हुआ, मौसा की परिभाषा। अब आइए लौसा। लौसा का मतलब होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम। इसका इंग्लिश होता है LCM। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसकी परिभाषा होती है बच्चों दिए गए संख्याओं में
दिए गए संख्याओं के प्रत्येक गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल, अधिकतम घात का गुणनफल लॉसा कहलाता है। ठीक है बच्चों, यह आपको पाठ 1.2 का यह सूत्र है। अब आइए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण जैसे आपको कहता है कि 12 और 20 का मौसा और लौसा निकालिए, तो जो इसमें बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 20 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 20 का इस तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 का इस तरह, तो 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा, तो हो गया 2 का पावर 2 गुना 5। और 12 का यदि हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा इस तरह, 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3। अब इसका कहता है HCF निकालिए। तो HCF क्या होगा बच्चों, जो कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसमें उभयनिष्ठ कौन है, 2, तो इसका छोटा घात कितना है, 2 है, तो 2 का घात 2 बराबर 4, HCF हो गया। इसका LCM कितना होगा, LCM कहता है प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात, तो इसमें गुणनखंड कौन कौन है, 2, 3 और 5 है, तो 2 की बड़ी घात 2 है तो उसको ले लेंगे, फिर 3 है, फिर 5, प्रत्येक गुणनखंड को लेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 तियां 12, 12 25 60, इसका LCM हो जाएगा 60। तो इस तरह से जब हमको देगा कि HCF निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से या LCM निकालिए, तो यह तरीका कहते हैं, इसको आपको रट लेना होगा। ठीक है जी। अब आइए एक इसमें सूत्र हम लोगों को समझना है। एक सूत्र क्या कहते हैं उसको, सूत्र को हम लोग कहेंगे नियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये वह नियम लिख देते हैं, एक नियम लिख लीजिए या सूत्र लिख लीजिए। वह नियम होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग दो गो संख्या ले लेते हैं, कोई भी दो गो संख्या, जैसे A ले लिए और B ले लिए, तो A और B को यदि गुना करें तो इसका जो गुणनफल होगा वह उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ये दो संख्या का जो गुणनफल, माने कोई भी, जैसे हम लोग 20 और 12 लिए, तो 20 और 12 को यदि हम गुना करेंगे, तो 20 और 12 को गुना करेंगे तो 20 और 12 का जो मौसा होगा वह और उसका जो लौसा होगा उसके दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे तो बराबर होगा। जैसे जैसे करके समझ लीजिए, जैसे इसमें बीच में लाइन खींच दीजिए, 20 गुना 12, 20 और 12 का गुणनफल कितना होगा, 12 दूना 24, 240। और इधर इसका HCF और LCM का गुना कर लीजिए, 4 गुने 60 बराबर 240। देखिए बराबर हो रहा है जी। तो यह आपका एक सूत्र हो गया। यह सूत्र लिख करके और इसको लिख दीजिएगा कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है बच्चों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके इधर से अभाज्य गुणनखंड विधि, पूरा विधि से लौसा और मौसा निकालने का यह सब परिभाषा लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए, और उसके बाद वह जो दिया है नियम जो दिया है वह लिख लीजिए। इसके आगे फिर और आपको और पढ़ाते हैं। इस पाठ में बच्चों कुछ सूत्र और है जो जानना आपको जरूरी है। लौसा मौसा के अलावा आपको इस पाठ में पूछेगा कि कोई संख्या जो है वह कब 0 पर समाप्त होती है। तो इसके लिए एक सूत्र है, लिख लेंगे नियम, चाहे सूत्र लिख दीजिए। सूत्र, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों रहते हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है, 0 पर समाप्त होती है। यह एक सूत्र है बच्चों जो आपके इस पाठ में यूज होगा। जैसे
आपसे कहता है कि क्या 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो 4 का पावर n का मतलब 4 का पावर 3 ले लीजिए। तो 4 का पावर 3 का मतलब क्या हो, 2 गुना 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3। तो 4 के पावर 3 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 का पावर 3 गुना 2 का, इसमें 2 और 5 दोनों है, नहीं है। इसका मतलब 4 के पावर 3 का जो गुणनफल है 4 का पावर 3 कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। यह सूत्र है बच्चों। शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या होता है जानते हैं? शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है, जब उसको गुना करेंगे ना तो उसके इकाई स्थान पर शून्य आए। जब गुना करेंगे तो क्या हो, इकाई जगह पर यदि शून्य आता है तो हम कहते हैं कि यह शून्य पर समाप्त हो रहा है। यदि इकाई जगह पर शून्य नहीं आता है तो कहते हैं शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे 4 का पावर 3 है तो इसमें 2 और 2 है, 5 नहीं है। 2 और 5 यदि दोनों रहेगा तब वह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती है, नहीं रहेगा तो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यह एक सूत्र आपको इस पाठ में समझना है। इसके बाद आपकी किताब में दिया है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, वह भी आपको जानना है। इसके बाद सूत्र में ही आपको समझना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यह तो आपको किताब से रटना है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, यह किताब से रट लीजिए। आइए किताब पर हम लोग चलते हैं। किताब में कह रहा है बच्चों, इसके अंदर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप लोग इस सूत्र को लिखेंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, व्यक्त किया जा सकता है। तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के, यही ना है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। इसका मतलब समझाते हैं बच्चों। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसको आपको रट लेना है, इसका मतलब समझिए। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, तो एगो भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं एक भाज्य संख्या लिए 12। कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 12 को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुने 3 व्यक्त कर दिए। तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कह रहा है यह गुणनखंडन जो है वह केवल 12 के लिए ही होगा, किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। यही बात यह बताना चाह रहा है कि यह 12 का गुणनखंड जो यह कह रहा है क्रम को यदि छोड़ दिया जाए, जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं। कह रहा है कि यदि आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम को ध्यान में नहीं दिया जाए तो 2, 2 और 3 का जो गुणनफल है वह 12 ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यह तो मैंने समझिए कि कोई बताने वाली बात नहीं है, फिर भी यहाँ आपको प्रमेय के रूप में इस बात को बताया गया है। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं।
तो इस वीडियो को भी आप पॉज कीजिए, पॉज करके यह सब सूत्र है 1.2 का सूत्र है, इसके बाद आने वाले वीडियो में 1.2 के जो सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इस सूत्र को अपने फेयर में आप शामिल कर लीजिए। आपको बार बार बता चुके हैं बच्चों कि आप क्या करना है, सूत्र का एक कॉपी अलग से बना लेना है, उसमें केवल सूत्र लिखिए और मैथ का जो फेयर का कॉपी उसमें केवल मैथ बनाइए। आप हमारे वीडियोज़ के द्वारा अपने कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपना कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना फेयर बना रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त होंगे। समय समय के अनुसार हम आपको वीडियोज़ देते जाएंगे। पुनः इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।